हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि इग्नू के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी ने फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लिया है, न्यूली फ्रेश एडमिशन है और वो अब अपने पढ़ाई को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम या बैग कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं और उनके पास में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। आज हम आप सभी के पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। एज यू नो, आप सभी की जो बुक है आप सभी को पोस्ट होकर आपके घर पे आती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हमने एडमिशन तो ले लिया लेकिन अभी तक ना तो बुक पोस्ट होकर आई है और तब तक बुक आएगी तब तक हमारा काफ़ी टाइम बर्बाद हो चुका होगा। तो आप सभी की डिमांड्स पे मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप अपने सिलेबस को समझ सकें और रोज़ाना इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियोस लेकर आऊँगा ताकि आप ये भी समझ सकें कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आज एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम आप सभी का जो राजनीतिक सिद्धांत की जो आपकी बुक हैगी उसका पूरा का पूरा जो सिलेबस है पहले इसको हम समझेंगे और इसके साथ साथ हम आगे की जो वीडियोस होगी उसके अंदर हम एक एक चैप्टर को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये ही बुक जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है यही पोस्ट होकर आपके पास में आएगी। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहली बात तो आपका जो ये सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट का नेम मैं आपको शो कर दूं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में ये आपका सब्जेक्ट कोड जो है BPSC 131 ये कहलाएगा। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें यूनिट्स की तो इसके अंदर कितनी यूनिट है, कितने खंड है, तो इसके अंदर टोटल 4 खंड है। यानी अगर हम यूनिट की बात करें तो टोटल 4 यूनिट है इसके अंदर। और फर्स्ट यूनिट जो है आपकी फर्स्ट जो खंड है इसके अंदर विषय सूची को जब आप देखेंगे अपनी तो इसके अंदर आपको 2 इकाई दिखेगी, यानी एक ही खंड के अंदर आप सभी को क्या दिखेंगे, आपको 2 यूनिट दिख रहे हैं एक ही के अंदर, यानी ये एक खंड के अंदर ही 2 चैप्टर है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर इकाई का मतलब यहाँ पर चैप्टर्स है। दूसरे खंड में आप सभी के लिए 4 चैप्टर दिए हुए हैं और तीसरे खंड के अंदर आप सभी के लिए जो है 4 चैप्टर है और जो चौथा खंड है इसमें भी आपके 4 चैप्टर। नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करें तो इसके अंदर टोटल आप सभी को 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 14 चैप्टर्स हैं आप सभी के, जिसे 4 अलग अलग खंडों में विभाजित किया है। पेपर का स्ट्रक्चर कैसा आएगा आप सभी को मैं बता दूं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे आप सभी के पेपर में वो आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, 1 2 3 4 5। ये आपका होगा खंड 1, पेपर में जब लिखा आएगा खंड 1, और इसके बाद में आप सभी के लिए लिखा होगा खंड 2 सेकंड, जिसमें आप सभी के लिए 6 7 8 9 और ये 10वां क्वेश्चन हो सकता है शॉर्ट नोट का है। अब आपको 2 क्वेश्चन तो दोनों खंडों से करना कंपलसरी है। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए कंक्लूजन ये दे सकता हूँ कि जो पहले 2 खंड है इससे आपके 100% 2 क्वेश्चन आते हैं। ये 2 चैप्टर है लेकिन 2 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आते हैं और यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके पक्का आते हैं। जो नीचे के 2 यूनिट्स हैं इनमें से आप सभी के 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आपको करने ही करने हैं, तो एक कम से कम यहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ से और 2 क्वेश्चन यहाँ से। बाकी जो है यहाँ से भी कई बार बन जाता है, यहाँ से भी शॉर्ट नोट लास्ट का जो रहेगा। मैं आप लोगों के लिए पेपर की भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके पुराने पेपर्स को शो करूंगा। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है 2 क्वेश्चन यहाँ से करेंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ से करेंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 10 आएंगे। 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे और 5वां क्वेश्चन जो होगा 2 यहाँ से करने के बाद में 5वां क्वेश्चन आप कहीं से भी अटेंड कर सकते हो, चाहो तो फर्स्ट से ही कर सकते हो चाहे सेकंड से ही कर सकते हो। सिलेबस की बात करें तो राजनीति क्या है, अब यहाँ पर जिन बच्चों ने आर्ट्स 12th क्लास तक पढ़ी हुई है तो उनको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 11th क्लास में इन टॉपिक्स के बारे में आपने कुछ ना कुछ नहीं तो थोड़ा ना थोड़ा ज़रूर पढ़ा होता है। जैसे राजनीति क्या है, पहले आप सभी को पहले चैप्टर में आपको यही पढ़ाया जाएगा कि राजनीति क्या है। दूसरे नंबर पे आपसे ये पढ़ाया जाएगा कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, और इस ही यूनिट में आप ये भी क्लियर हो जाएगा आपका कि राजनीति जब लिखो तो क्या होता है, राजनीतिक सिद्धांत लिखा हो तो क्या मीनिंग होता है, राजनीतिक शास्त्र लिखा हो तो क्या मीनिंग होता है, और राजनीतिक विज्ञान लिखा हो तो क्या मीनिंग होता है। इन सब का एक तो आपका मीनिंग क्लियर होगा और सबसे ज़्यादा पेपर में पूछने वाला जो क्वेश्चन है वो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, ये पेपर में आपसे पूछा जाता है।
इसके अलावा यहाँ पर सेकंड कुछ अवधारणा है, जैसे राजनीतिक सिद्धांत भी कह सकते हो। कुछ राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, जैसे स्वतंत्रता का सिद्धांत पढ़ना है, समानता का सिद्धांत पढ़ना है, आपको न्याय पढ़ना है, आपको अधिकार पढ़ना है। यानी हम बात करें तो लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस और राइट्स, इनके बारे में पढ़ना है आप सभी को। तो स्वतंत्रता की दो इंपॉर्टेंट अवधारणा आप सभी को पढ़नी होगी इसके अंदर। एक स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा, इंपॉर्टेंटली आपको एक स्वतंत्रता की आप सभी की सकारात्मक अवधारणा, आपको एक ये पढ़ना होगा इसके अंदर। समानता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर हम समानता के आयाम जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और समानता की विशेषताएं, समानता की विशेषताएं जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैंगी, इक्वेलिटी की आपसे वो पूछी जाएगी। आपसे ये क्वेश्चन दोनों को लिंक करके पूछ लेता है कई बार, ईसाई बर्लिन द्वारा वर्णित समानता और स्वतंत्रता की जो अवधारणा है उसमें क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। आप ये भी समझ सकते हैं। इसके बाद में आपसे न्याय का कॉन्सेप्ट, आपसे न्याय का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे अधिकार के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अधिकार क्या है, अधिकार की मार्क्सवादी अवधारणा क्या है, अधिकार की जो है राजनीतिक अवधारणा क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन आप सभी को आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। थर्ड यूनिट यानी अगर आपके तीसरा खंड जो है इसके अंदर आप सभी को एक तो लोकतंत्र, व्हाट इज डेमोक्रेसी, जेंडर, इसके बाद में आप सभी का सिटीजनशिप, सिविल सोसाइटी और साथ ही साथ में स्टेट, इसके बारे में पढ़ना है। तो लोकतंत्र क्या है, आप लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जेंडर क्या है, आप इसके बारे में पढ़ेंगे। नागरिकता क्या है, आप इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो है सिविल सोसाइटी क्या होती है, सिविल सोसाइटी मनुष्य के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सिविल समाज कैसे बनता है और स्टेट में जो सिविल समाज का होना क्यों इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नागरिकता की बात करें तो इसकी उदारवादी अवधारणा, मार्क्सवादी अवधारणा, एक इसके अंदर आपको टी.एच. मार्शल और एंथनी गिडन्स जो है ये थोड़े से जो दोनों थिंकर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं सिटीजनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्वालिटी की जैसे हम बात करते हैं तो इसमें जेंडर में आप बेसिकली फेमिनिस्ट वगैरह के बारे में थोड़े बहुत पढ़ेंगे। अब राजनीतिक सिद्धांत के से जुड़े हुए कुछ बहसों के बारे में भी आपको पढ़ना होगा आपके पेपर के लिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आप सभी के पेपर में बनता है। जैसे लोकतंत्र बनाम आर्थिक विकास, क्वेश्चन पेपर में आपसे ये आएगा क्या, देखो यहाँ पर हाँ या ना में आपको उत्तर देना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में कई बार लिखा भी आ जाता है, स्पेशली पक्ष या विपक्ष में उत्तर दे। आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि लोकतंत्र बनाम आर्थिक विकास कहाँ तक उचित है, यानी लोकतंत्र और जो आर्थिक विकास है वो कहाँ तक एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सक्षम है। ये आप सभी को इसमें बताना होगा कि लोकतंत्र और आर्थिक विकास एक साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते, या आप ये कह सकते हो लोकतंत्र और आर्थिक विकास एक सिक्के के दो पहलू हैं। यानी क्या जहां पर लोकतंत्र वहां आर्थिक विकास हो सकता है। अगली बात यहाँ पर स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण, तो यहाँ पर आप इसके अंदर ये पढ़ोगे कि जो सेंसरशिप है, सेंसरशिप का मतलब यहाँ पर बेसिकली ये है कि भाई बेसिकली कि किस हद तक सरकार को प्रेस के मामलों में या जो आप सभी का सेंसरशिप है उसके अंतर्गत हस्तक्षेप करना चाहिए। एक होता है आप सभी का संरक्षात्मक भेदभाव बनाम आपका निष्पक्षता। संरक्षात्मक भेदभाव मतलब आप बेसिकली इसको रिजर्वेशन से कनेक्ट कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि किसी सोसाइटी में जो लोग जिनका विकास नहीं हो पाता तो सरकार उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करती है। वो जाति संबंधित हो सकती है, वो व्यक्ति के शरीर में कोई शारीरिक दुर्बलता हो उस कारण हो सकती है, या फिर किसी और कारण से हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ये पढ़ना होगा कि संरक्षात्मक भेदभाव उचित है या नहीं। अगर उचित है तो क्यों है, और उचित नहीं है तो क्यों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर ये पढ़ना होगा परिवार, कानून और राज्य। परिवार, कानून और राज्य, परिवार, कानून और राज्य कहाँ तक, यानी परिवार के अंदर कानून का हस्तक्षेप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, परिवार के अंदर सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आप सभी को इस वाले पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स के अंदर देखने को मिलेंगे और इन्हीं से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। हम बाकी एक एक करके एक एक डिटेल से हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमने केवल आज सिलेबस को समझा, इसी तरीके से और भी वीडियो आएगी जिसमें मैं आप सभी के लिए केवल सिलेबस नहीं बल्कि उसके चैप्टर्स जो है उसको भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी और आप हमारी वीडियो को साथ जुड़ेंगे। आप लोग अगर अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप का आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट होना चाहें तो आप यहाँ पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।